नमस्कार, मैं सेफोलॉजिस्ट ओपी यादव और आप देख रहे हैं वर्डिक्ट न्यूज़। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम कॉफ़ी विथ ओपी में आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत जिस शख्सियत ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मिज़ोरम हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे देश का सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश हो, जब कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की सबसे बड़ी कुर्सी पर कोई शख्सियत पहुंचती है, वो शख्सियत जब वहाँ तक का सफ़र तय करती है और 2 साल तक उस पद पर रहती है और उस सूबे के विकास में नया मॉड्यूल पेश करती है, वो शख्सियत जब उस सूबे के विकास में 4 चांद लगाती है, पर्दे के पीछे रह कर के नीति निर्धारक के रूप में, पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में जब उस सूबे की सीरत और शक्ल में परिवर्तन होता है, तो आने वाले नस्लें जब जब विकास की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, पॉलिसी की बात होगी, नीति की बात होगी, उस शख्सियत को ज़रूर याद करेंगे। जी हाँ, मैं उस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो रिटायरमेंट के बाद देश के सबसे बड़े सूबे यानी हिंदी हार्टलैंड के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के बगल में कुर्सी डाल के बैठा और ऐसा बैठा, उनको एडवाइज़र के रूप में, सलाहकार के रूप में, नीति निर्धारक के रूप में और कैबिनेट मंत्री के दर्जे का सम्मान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के बाद उसके दूसरे नंबर की जो कुर्सी होती है, कृषि उत्पादन आयुक्त और चीफ सेक्रेटरी। मैंने कहा कि नागालैंड और मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी हो और चाहे यूपी बिहार के चीफ सेक्रेटरी हो, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव बनना और उसके बाद चीफ मिनिस्टर का, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का पॉलिटिकल एडवाइज़र, चीफ एडवाइज़र होना अपने आप में सम्मान की बात है, गौरव की बात है। जी हाँ, वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम कॉफ़ी विथ ओपी में आज मुझे कॉफ़ी पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस शख्सियत ने 1978 की बैच के IAS अधिकारी आलोक रंजन साहब से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में जन्मे आलोक रंजन साहब ने ब्यूरोक्रेसी की वो सीढ़ियाँ चढ़ी और अपने संघर्ष की कोख से जन्मे आलोक रंजन साहब ने अपने जीवन में मुड़ करके नहीं देखा और वो इबारत पेश की, जो भी ब्यूरोक्रेसी के बच्चे पढ़ाई करेंगे आज वो ट्यूटर के रूप में है और देश के सबसे बड़े सूबे में पॉलिसी के टीचर के रूप में है। आज हम उनसे संवाद कर रहे हैं कॉफ़ी विथ ओपी में और उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिसको हमारे दर्शक नहीं जानते, समाज नहीं जानता। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। नमस्कार रंजन साहब, स्वागत है। बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने ये मौका दिया कि आज आपके साथ चर्चा हो सके महत्वपूर्ण विषयों पर। जी सर, ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 4 बार समाजवादी पार्टी सत्ता में रही। जो आखिरी बार यंग टर्क चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का चौथा राउंड और उनके जीवन का पहला कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में जो उनकी एक विकास पुरुष की जो पूरे देश में अवधारणा बनी और समाजवादी पार्टी ने अपनी जो सियासी इबारत है उसको बदली, वो जो पृष्ठभूमि है, वो जो किताब है, उसके ऊपर जिल्द जरूर कोई दूसरी चढ़ी हो सकती है, लेकिन अंदर के जो पन्ने हैं उस पन्ने के पीछे आप थे। इस कहानी को कैसे परिभाषित करें? देखिए, तो आपने बड़ा सम्मान दिया मुझे ऐसा कह के, लेकिन मैं बात को बड़ा संक्षेप में रखना चाहूँगा आपके सामने। विषय ये है कि मैं 2014 में मई के महीने में मुख्य सचिव के पद पर आसीन हुआ। उसके पहले मैं कृषि उत्पादन आयुक्त था और इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमिश्नर के पद को मैंने रखा था, जो दोनों नंबर 2 लेवल के पद होते हैं चीफ सेक्रेटरी के बाद। 2014 के मई में चीफ सेक्रेटरी बना और करीब 2 साल से कुछ ऊपर में चीफ सेक्रेटरी के इस पद पर रहा। मैं कहूँगा मेरा एक सौभाग्य रहा कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में उसमें अखिलेश यादव जी मिले, जो हमारे मुख्यमंत्री थे, और उनका एक बड़ा विजन था प्रदेश के विकास के बारे में। बहुत अच्छी सोच थी, बहुत दूरगामी विजन था, क्योंकि उन्होंने देश विदेश के विकास को देख रखा था और वो चाहते थे कि क्वालिटी काम हो, बिल्कुल हाई लेवल का क्वालिटी काम हो और ऐसा काम हो जो कि नज़ीर पेश हो सके देश में या विदेश में, या कोई भी आके देखे तो समझे हाँ ये विकास किसी स्तर का हो रहा है। तो उस सोच को आगे बढ़ाने का काम मुख्य सचिव के रूप में मुझको मिला। तो उनकी सोच को ज़मीन पे उतारने का काम ये मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर किया। मैं अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। एक मुख्य सचिव एक पूरी सर्विस का, ब्यूरोक्रेसी का, सारे सरकारी विभागों का एक हेड माना जाता है और उनको एक टीम के रूप में पिरो के
और उनको टीम के रूप में जो गोल सामने रखा है, जो लक्ष्य सामने रखा है, उसकी तरफ बढ़ाया गया और बढ़ा के उसकी पूर्ति करने में मैंने पूरा प्रयास किया। और मुझे खुशी है कि काफ़ी कुछ उसमें सफलता मिली। जैसे कि उदाहरण के लिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात होती है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का बहुत पुराना विजन था कि एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनेगा जो यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और हम दिल्ली से लखनऊ की दूरी जो है वो 5-5.5 घंटे में पूरी करेंगे। तो इससे व्यापार बढ़ेगा, इससे मंडियाँ आएंगी, वहाँ सड़क के किनारे किसान का उपज जो है उसकी अच्छी बिक्री हो सकेगी, उसको अच्छे दाम मिलेंगे, वेयर हाउसिंग बढ़ेगी, नए शहर डेवलप होंगे, तमाम तरीके के इसके विकास की उनकी एक परिभाषा थी उनके मन में। तो ये इसको बनाने का काम 22 महीने के अंदर हम लोगों ने पूरा किया। उन्होंने कहा था कि इसको 2 साल के अंदर अंदर आपको पूरा करना है और हमने पूरी टीम लगाई और मैं कहूँगा उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया हमको, जिसकी वजह से हमने देश के बड़े बड़े जो वो थे बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स 5 फेज में इसको बांट के बनाया, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके, और बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्ट उनसे हमने लिया और कहीं कोई हस्तक्षेप राजनीतिक नहीं हुई, कहीं कोई हस्तक्षेप किसी लेवल की नहीं हुई। और हमने मुझको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलाउ किया कि मैं इसके लिए जो टीम चाहे वो चुनूँ और उस टीम को इस काम पे लगाऊँ, जहाँ मनपसंद टीम मिल जाए और मनपसंद आप क्वालिटी कॉन्ट्रैक्टर्स को आप ले सकें तो काम अच्छा होगा। उसकी मॉनिटरिंग मैंने करी, ज़रूर की, हर सप्ताह करी, बहुत ही निर्णय मैंने अपने स्तर से हर सप्ताह में ये कोशिश करी कि निर्णय फाइल पे ना हो, रेड टेप पे ना हो, निर्णय सीधे बैठक करके टेबल पर बैठ के, जैसे कॉर्पोरेट में होता है उससे भी बेहतर तरीके से सामने बैठ के क्रॉस द टेबल निर्णय दें, तभी ये सब संभव हो पाया। और हमने 22 महीने में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस बना के तैयार किया। तो आप अगर उसमें ट्रैवल करेंगे आज भी तो आपको महसूस होगा कितनी अच्छी गुणवत्ता है उसकी। आज भी मैं समझता हूँ वो एक्सप्रेसवे अपने आप में एक एग्जाम्पल है, एक नज़ीर है सबके लिए किस प्रकार प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है। सर, लखनऊ मेट्रो रेलवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, गोमती रिवर फ्रंट, IT सिटी, राजधानी में IMI, कैंसर हॉस्पिटल आए, कई चीज़ें उसके पर्दे के पीछे जिस तरह से मूर्तिकार होता है। डायल 100 भी आया है, 100 बहुत बड़ी योजना थी, बहुत बड़ी। और ये बताऊँ आपको डायल 100 के बारे में कि इतनी विशाल ये डायल 100 योजना ये पूरे विश्व में कहीं नहीं है जो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक विशाल प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है और पूरे 24 करोड़ की आबादी को हमने कवर किया इस डायल 100 से, जिसको आज 112 कहा जाता है। और 20 मिनट के अंदर उस समय हमने गाड़ी पहुंचानी शुरू कर दी थी। आज उस समय कोशिश हो रही है कि और भी कम किया जाए और कम होता चला जाएगा, टेक्नोलॉजी जैसी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इससे जो असर हुआ लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत गजब का असर हुआ। आप समझिए कि कहीं भी कोई घटना घट जाए और 15 या 20 मिनट के अंदर अगर पुलिस के 4 लोग मौके पर पहुंच जाते हैं तो उससे कितना असर पड़ता है, महिलाओं को सम्मान मिलता है और कोई भी अपराधी कितना घबरा जाता है कि कहीं भी हम अपराध करने जाए तो 15-20 मिनट के अंदर एक 100 नंबर पर फ़ोन किया और गाड़ी पुलिस की पहुंच जाती है, तो वो दुस्साहस नहीं कर पाता जल्दी वो उतना अपराध करने का। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्राइम की सिचुएशन को हैंडल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने में इसका बहुत योगदान रहा। तो इस तरीके के तमाम प्रोजेक्ट हम लोगों ने किए जो कि सोच, जैसे मैंने बताया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की थी, और उस सोच में उसको ट्रांसलेट करना मैंने एक टीम बहुत अच्छी मैंने दिल्ली अधिकारियों की और उनको मैंने मोटिवेट किया, सामूहिक नेतृत्व टीम बनाया और अरे के आगे बढ़े। उन सब ने बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से हम ये हासिल कर सकते। सर, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के रूप में जो भी काम आपके जेरे क़यादत में संपन्न हो, निश्चित तौर पर एक इबारत लिखी जाएगी और दीवार पे लिखी इबारत को पढ़ना भारतीय संस्कृति का कल्चर है। आप UPSIDC, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल के अलावा इस पूरे कार्यकाल को कैसे परिभाषित करते हैं? नहीं, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर में चेयरमैन रहा। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर तो अलग व्यक्ति होते हैं, मैं चेयरमैन रहा। चेयरमैन के रूप में तो आप उनकी बोर्ड मीटिंग्स को आप एड्रेस करते हैं और पॉलिसी निर्देश देते हैं। तो मेरा इसमें मकसद केवल एक था, जो मैं IRDC भी पहले रह चुका था, तब भी मैं इस पोस्ट को होल्ड कर रहा था, कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के औद्योगिकरण बहुत आवश्यक है। यहाँ पे हमारी गरीबी क्यों ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, या पर कैपिटा इनकम हमारी क्यों कम है? उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ अभी भी 65% लोग जो हैं वो उनकी जीविका जो है वो कृषि से जुड़ी थी। और जब ये कृषि जो है वो स्टेट की जो GDP है उसका 25% अंश जो है वो कृषि से आता है। तो 25% अंश देने में 65% लोग लगे हैं। तो नेचुरल आप देख सकते हैं कि गरीबी का एक यही कारण है। और अगर उनकी गरीबी दूर करनी है या प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है तो ये आवश्यक है कि उन लोगों को इस फार्म ऑक्यूपेशन से नॉन फार्म ऑक्यूपेशन में ले जाया जाए, मतलब उनको सर्विसेज या औद्योगिकरण में ले जाया जाए, जहां उनको बेहतर वेज रेट मिले और बेहतर काम करने का मौका मिले। तो उसके लिए यहाँ का औद्योगिकरण आवश्यक है। तो
स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि वो लैंड उपलब्ध कराती है। तो असली चीज़, पहली चीज़ शुरुआत तो लैंड से होती है। अगर लैंड सही जगह उपलब्ध हो जाए और उसके बाद आप उसको बैंकिंग फाइनेंस उपलब्ध करा दें, उसको टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध करा दें, इंसेंटिव स्कीम दे दें फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो वो ऑटोमेटिकली जो है औद्योगिकरण का बढ़ता है। मुझे याद है कि एक औद्योगिक नीति पूरी उस ज़माने में आई थी हम लोगों के ज़माने में, और उस औद्योगिक नीति को बहुत सफल प्रयोग हुआ। मैंने उस औद्योगिक नीति के बारे में मुंबई में, दिल्ली में जा के इन्वेस्टर मीट कर करके, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे, अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी एड्रेस किया। और एड्रेस करा हमें लोगों को, तो लोग अचंभित थे कि उत्तर प्रदेश में इतनी प्रोग्रेसिव तरीके की औद्योगिक नीति आई है, और लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया। और वही कारण है कि आप देखेंगे अभी भी एक निवेशकों का एक आकर्षण उत्तर प्रदेश की तरफ बनता चला जा रहा है। सर, कृषि उत्पादन आयुक्त के रूप में उत्तर प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए जो योजनाएं आपने चलाई, उनको कैसे रखा गया? देखिए, मैंने आपको किसान की खुशहाली के लिए आवश्यक है कि जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनकी उत्पादकता बढ़ाई जाए, और साथ ही साथ इनकम किसान की बढ़े, तो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मार्केटिंग के लेवल पर भी बहुत रिफॉर्म्स की जो है वो आवश्यकता है। इसके लिए मैं आपको एक अपना अनूठा अनुभव बताऊंगा कि हम क्या करा करते थे। कि ये ट्रेडिशन चला आ रहा है उत्तर प्रदेश में, बरसों से चला आ रहा है। एक खरीफ गोष्ठी और रबी गोष्ठी होती है हर मंडल में जाकर। आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं, तो 18 मंडल में बैठकें होती हैं खरीफ में, और 18 मंडल में होती है रबी के दौरान। इसमें सब अधिकारी जाते हैं और कृषि उत्पादन आयुक्त लीड करता है उसको, और वहाँ जाके किसानों के बीच में बैठते हैं और योजनाओं के बारे में बताते हैं, बजट के बारे में बताते हैं, और उनकी समस्याएं सुन के हल करते हैं। मैंने इसका बड़ा अनूठा प्रयोग किया था। पहले क्या होता था, जब हम लोग जाते थे तो वहाँ पे एक के बाद एक अधिकारी अपनी बात, जैसे कृषि निदेशक, उन्होंने कृषि बीज और खाद के बारे में बता दिया, सिंचाई वाले आए उन्होंने सिंचाई के बारे में बता दिया, बिजली विभाग वाले आए उन्होंने बिजली के बारे में बता दिया, और ये 2-3 घंटे चलता रहता था। तो एक तरफा चलता था, और अधिकारी अपनी बात बताते रहते थे, किसान बैठे अपना सुनते रहते थे। बाद में फिर कोई समस्या थोड़ी बहुत, कोई डीएम बैठे रहते थे, उन्होंने बता दी, या कुछ 2-4 किसानों ने खड़े होकर बोल दी, और मीटिंग खत्म हो जाती। मैंने इसका पूरा वही बदल दिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो सुनने आया हूँ, बताने नहीं आया हूँ। हाँ, तो मैंने कहा ये हम यहाँ बैठेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, किसान बोलेंगे। तो एक एक करके हमने किसानों को प्रोत्साहित किया कि वो खड़े होकर अपनी समस्या बताएं, और उन्होंने समस्या बताया। 2-3 घंटे तो पूरी उनकी समस्या हम लोग सुनते थे और नोट करते थे। उसके बाद अधिकारी बोलते हैं, मैं जवाब कहने को कहता था। अगर कृषि निदेशक बोल रहे हैं तो देखिए खाद के बारे में फला बातें इन किसानों ने कही, अब आप जवाब दीजिए। तो वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव तरीके की मीटिंग होती थी। उससे मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा प्रेम मिला किसानों को। यहाँ तक कि मेरे मोबाइल नंबर कई किसानों के पास थे, और तब वो सीधे मुझे फ़ोन किया करते थे, और उनमें से कई तो आज भी मुझे फ़ोन करते हैं। कोई समस्या होती है, मैं बताता हूँ, भाई मैं तो आज रिटायर हो गया, कह रहे साहब हम तो आप ही का नंबर जानते हैं, आप संबंधित अधिकारी से कह दीजिए हमारे यहाँ ये समस्या है, तो मैं संबंधित अधिकारी को बात फॉरवर्ड करता हूँ। सर, सिंगल विंडो सिस्टम एक चीज, दूसरा 80,000 करोड़ के MOU साइन हुए आपके कार्यकाल में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो यूपी सरकार ने उस जमाने में किया, 80,000 करोड़, और सिंगल विंडो सिस्टम के जनक आप माने जाते हैं, कैसे करेगा? सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब ये था, देखिए बड़ा हमने कहा कि दर ठोकर ना खानी पड़ी इन्वेस्टर। उत्तर प्रदेश का कुछ इस मामले में लोगों को आशंका रहती थी, बाहर के लोगों को, इन्वेस्टर्स को, यहाँ आएंगे तो यहाँ अधिकारियों के पास दौड़ना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा, पावर कनेक्शन के लिए बिजली विभाग में, तो पॉल्यूशन NOC के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग में, इत्यादि इत्यादि। बहुत हमें तो वो घबरा जाते थे आने। तो हमने कहा कि कहीं नहीं जाना, आप आइए हमारे उद्योग केंद्र, जो हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर है, उसमें आइए, और वहीं से आपको सारी हम आपको सहूलियतें दिला देंगे। तो उसके लिए सिंगल विंडो के लिए हमने क्या किया था, हमको अभी तक याद है, हमने लिस्ट आउट किए, तो हमें पता चला कि 18 ऐसे क्लियरेंस हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, और 18 के लिए अलग अलग फॉर्म भरा जाता था। तो अलग अलग फॉर्म जाता तो कंप्यूटर में था, पहले सिंगल विंडो में हो रहा था, वो कंप्यूटर में जा रहा था, लेकिन जैसे एक बिजली कनेक्शन का फॉर्म वो गया और वहाँ से विद्युत विभाग के पास चला गया, अब वो अपना जवाब देंगे, ऐसे करके पॉल्यूशन वाला उनके पास चला गया। हमने कहा नहीं, हमने कहा कॉमन फॉर्म में, सेंट्रलाइज, हाँ कॉमन फॉर्म, एक ही कॉमन फॉर्म में 18 के 18 बातें आ जाएंगी क्लियरेंसेस की, उसी में एप्लीकेशन आ जाएगी, और वहीं से वो फिर 18 जगह वितरित होके, और उसी उद्योग केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि सबसे 15 दिन में या 1 महीने के अंदर जो भी समय सीमा है उसमें जवाब ले लिया जाए, और जवाब लेके इन्वेस्टर को बता दिया जाए। इससे बड़ा प्रोत्साहन मिला इन्वेस्टर। सर, आप डिफेंस में भी रहे एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में। मेरा कुछ ऐसा रहा, मुझे सौभाग्य उतना नहीं मिल पाया कि पूरे 5 साल में करता, मैं 1 साल भर के ऊपर ही रहा। उसके बाद मैं कृषि विभाग में मुझे स्थानांतरित कर दिया गया था भारत सरकार में, और
कृषि विभाग में रहा मैं 4 साल, पूरे 5 साल के अपने कार्यकाल में। लेकिन मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत ही अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव, क्योंकि डिफेंस देखिए आधारभूत है हमारी देश की सॉवरेनिटी की, सिक्योरिटी की, पूरे आधार जो है वो डिफेंस है। और डिफेंस को सुदृढ़ होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने समझता हूँ, मैंने वहाँ पे देखा कि मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि थोड़ा बहुत एक जैसे हमारी डिफेंस फोर्सेस और जो ब्यूरोक्रेसी जो बैठती है सचिवालय में, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और पॉलिटिकल हेड होता है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य की कहीं मुझे कमी महसूस होती थी, कम्युनिकेशन गैप। तो इसलिए खुद लगती थी, मुझे लगता था कहीं एक धारणा ही थी लोगों के अंदर। जो डिफेंस सेवाएं के लोग थे वो ये समझते थे कि आखिर हमें अनुमोदन के लिए हर चीज़ के लिए सचिवालय जाना पड़ता है, और वहाँ पे जो अधिकारी हमारी समस्याओं को समझते नहीं हैं, तो उसमें फाइल इधर से उधर घूमती है और बहुत देर हो जाती है जब तक हमें निर्णय मिल सके। यहाँ सचिवालय में बैठे अधिकारी ये सोचते थे कि डिफेंस वाले जो प्रस्ताव भेजते हैं वो ठीक से उतना जैसा हम चाहते हैं वैसा बना के नहीं भेजते हैं, तो इसलिए हमको दोबारा उसको वापस भेजना पड़ता है, इसलिए देर लगती है। तो मैंने उस कार्यकाल में यही कोशिश की थी कि इस सामंजस्य को मैं बढ़ाऊँ, और उसका मैंने तरीका ये सोचा था, मेरी जो एक स्टाइल रही है एक प्रशासन जो मैं उत्तर प्रदेश में करता था, मैंने वही वहाँ भी लागू किया कि आओ दोनों लोग बैठे, प्रस्ताव आया तो फाइल क्यों जलाओ इतनी, आओ डिफेंस के कंसर्न अधिकारी को बुलाया कि भाई आप इसका प्रेजेंटेशन कर दीजिए, और सारे यहाँ के अधिकारियों को बैठा लिया, जो पूछना है अभी पूछो, उनसे जवाब लो, और जो नहीं जवाब मिला वो वही नोट करा दो, तो तुरंत जब तो जो एक चीज़ करने में 6 महीने या साल भर लगता था वो शायद 1-1.5 महीने में ही हो जाती थी, बहुत कम समय में वो। और दूसरा, एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो गया, एक विश्वास बढ़ना शुरू हो गया कि नहीं, हम लोगों का लक्ष्य एक ही है, देश की डिफेंस, देश की सिक्योरिटी का लक्ष्य, कोई इसमें विलम्ब नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता। लेकिन हाँ, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री है, प्रक्रियाएं वहाँ काफ़ी रहती है, प्रोसेस होती है। और दूसरी बात यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में बड़ा बजट होता है, और जैसे कोई भी खरीद भी होती है, कुछ भी होती है, तो बड़े पैमाने की होती है, बड़े, तो इसलिए उसमें प्रक्रिया होना भी बहुत ज़रूरी है, और फाइनेंस का भी हस्तक्षेप होना ज़रूरी है कि हर चीज़ जो है वो फाइनेंशियल हैंडबुक के हिसाब से, चीफ विजिलेंस कमिश्नर CVC के गाइडलाइंस के हिसाब से ही की जाए, उससे हटके बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, कि कहीं कोई आशंका ना होगी, कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। इसलिए इस सब पे बहुत ध्यान देते हुए भी काम को तेजी से बढ़ाना होता है। ये सर, आपके इतने लंबे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कई जिलों में आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट TM रहे, खासकर जब कुंभ का उस जमाने में जो कुंभ मेला उसकी जब बात किया जाए या ताज महोत्सव की बात किया जाए, उस जमाने का उसका श्रेय आपको जाता है, कैसे रेखांकित करते हैं इस कार्यकाल को? ये बहुत ही कम हमारे टाइम पे, इधर बीच में तो जब IAS में लोग कम आने लगे हैं तो लोगों को ज़्यादा मिलने लगे हैं, 90 से और 2005 के बीच में हर बैच में कम लोग आए, लेकिन हमारे टाइम पे थोड़ा ज़्यादा आते थे, तो 2 से ज़्यादा ज़िले किसी को नहीं मिलते थे। लेकिन मैं समझूँ मेरी ये किस्मत की बात है, लक की बात है, मुझे 5 ज़िले मिले, गाज़ीपुर, बांदा, गाज़ियाबाद, आगरा और इलाहाबाद, मतलब तभी बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़े ज़िले, उस हिसाब से मुझे इलाहाबाद, आगरा मिले, गाज़ियाबाद मिला। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऐसी पोस्ट होती है जिसमें मैंने पाया कि बहुत स्वतंत्रता होती है आपको काम करने की, और अगर आप इनिशिएटिव लें और वाकई पब्लिक के बीच में जाएं तो पब्लिक की बात को सुने और उनकी समस्याओं को हल करें, और क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करके उसका हल करें, तो आप पे इतने अधिकार सरकार ने दे रखे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। तो जैसे मैंने अपनी किताब में भी लिखा है मेकिंग अ डिफरेंस, वो मेकिंग अ डिफरेंस या सकारात्मक परिवर्तन लाना उस जिला मजिस्ट्रेट की पोस्ट के लिए बहुत ही एक आप भूमिका उसमें निभा सकते हैं। और मैंने इसको पाया, बहुत संतोष मिला उस पोस्ट पर काम करने का, और आप हर फील्ड में काम कर सकते हैं। जैसा आपने कहा ताज महोत्सव, मैं आगरा का DM था, हमने उस समय ताज महोत्सव शुरू किया पहली बार, और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी बजट सरकार से नहीं मिला था, न सरकार की कोई योजना थी उस संबंध। हमने ही अपने अधिकारियों के साथ बैठ के और कुछ पब्लिक के लोगों के साथ बैठ के सोचा कि एक ऐसा महोत्सव बनाया जाए जिसमें शिल्प मेला भी हो, जिसमें संगीत के लोग भी आएँ, बड़े बड़े संगीतकार आएँ, उनके कार्यक्रम हो, जिसमें और उससे जुड़े हुए इवेंट्स हो, तमाम चीज़ें हों, और उसको हमने बना के रूपरेखा लेके कराई। हम, मेरी पत्नी ने भी उसमें पूरा सहयोग दिया, उनको कल्चर में बड़ा शौक है, कल्चरल वाला एस्पेक्ट पूरा उन्होंने देखा। उसकी डिज़ाइनिंग तक मैं याद है, रात के 2-2 बजे तक वो स्वयं जाके बैठ के वहाँ पे करा करती थी कि कैसे सबको एक झोपड़ी का रूप दिया जाए, और कुआं बनाया जाए, और ये बनाया जाए, कैसे डिज़ाइनिंग की जाए। ये सब मिलके हम लोगों ने जो वहाँ पे किया विदाउट एनी बजट, खाली एक सुवेनियर छापा जिसमें हमको पैसा मिला, और लोगों से योगदान ले लेके कर करके मोटिवेट करके, और वो इतना सफल हुआ कि यहाँ एडवाइज़र, उसमें गवर्नर शासन था, एडवाइज़र तो गवर्नर गए, वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो भैया लोग। मैंने कहा सर इसको आप
इंटरनेशनल कैलेंडर में डलवा दीजिए टूरिज्म के, और ये हर वर्ष मनाया जाए। उन्होंने वहीं उसकी घोषणा करी और घोषणा कर दी, और वो ताज महोत्सव आज भी होता है, उन्हीं तारीखों में होता है, 18 फरवरी से 28 फरवरी जो हमने किया था, उन्हीं तारीखों में होता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है जिसमें देश विदेश से तमाम लोग आगरा में जाते हैं इस ताज महोत्सव को देखने के लिए। सर, आपकी इमेज एक लिखा पढ़ी वाले व्यक्ति की हमेशा रही है, और आप गेस्ट लेक्चरर हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में, कई मैनेजमेंट कॉलेज में, काफ़ी लिखते पढ़ते भी हैं। आज की तारीख में भी रिटायर हैं, लेकिन आप लिखते पढ़ते आज भी हैं। लीडरशिप इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, सार्वजनिक उद्यम जो है, सार्वजनिक लीडरशिप का जो है डेवलपमेंट किस तरह हो, उस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, ये तो आपने सही कहा, मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक है। पढ़ने का तो हमेशा ही शौक पहल की थी कि 3:30 से 4:30 बजे हर शाम को मैं 1 घंटा पब्लिक के लिए उपलब्ध रहता था। उसमें कोई, मैंने कह दिया था, कोई किसी को अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो आएगा उसको ऊपर भेजते जाइए। और 100, 150, 200 तक लोग आते थे 1 घंटे में, मुझसे नहीं। और मैं वहीं उनकी समस्याओं पे एप्लीकेशन लेके पीए को बैठा ले रहता था, ऑर्डर डिक्टेट कराता था, जहाँ ज़रूरत होती थी किसी अधिकारी को फ़ोन करना तो करता था। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल बहुत आवश्यक काम है प्रशासन का। शासन और प्रशासन की छवि ग्रीवेंस रिड्रेसल से ही आती है। अगर आम आदमी को ये महसूस हो जाए कि मेरी पहुंच अधिकारी तक है, नंबर 1, नंबर 2 की मेरी सुनवाई हो रही है, नंबर 3 की उस पर कार्रवाई हो रही है, अगर ये तीनों चीज़ों का विश्वास पब्लिक को हो जाता है तो उसको बड़ा संतोष मिलता है कि हाँ भाई, शासन प्रशासन हमारे लिए काम कर रहा है। और मैंने यही इसी की कोशिश की अपने कार्यप्रणाली बनाने की। सर, आप ई गवर्नेंस के काफ़ी सपोर्टर रहे अपने कार्यकाल के दौरान, कैसे परिभाषित? ई गवर्नेंस तो अब बढ़ता जा रहा है, ई गवर्नेंस से एम गवर्नेंस भी आ गया, मोबाइल गवर्नेंस, और ये भविष्य। अब तो एआई आ गया, एआई की गवर्नेंस में आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगा। इससे निरंतर जो है हमारे प्रशासन की क्षमता में सुधार आ रहा है। आपकी मॉनिटरिंग बेटर होती चली जा रही है। आपके पास अब पहले, अब जैसे हम लोग डीएमएम थे, उस समय सब नहीं था, तो जैसे सरकारी ट्यूबवेल की हम लोग कहते थे ना कि यह नहर चल रही है कि नहीं चल रही है, तो खुद हम लोग जीप से निकलते थे और जहाँ जाके गांव में देखा करते थे, इंस्पेक्शन में निकले करते थे। अब अरे भाई यहाँ कैसे, यहाँ तो नहर नहीं चल रही है, अब ये ट्यूबवेल कैसे खराब है, कब से खराब है, और भाई इसको ठीक कराओ। अब तो क्या है, जैसे सिंचाई विभाग का इसी की उदाहरण कह रहा हूँ, ये लखनऊ में जबरदस्त कंट्रोल सेंटर हमारे टाइम पे बना था, जब मैं चीफ सेक्रेटरी था, तभी बन के तैयार हुआ था। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना हुआ है, रियल टाइम आपको सारी सूचना मिलती है, रियल टाइम वहीं पे उस कमरे में जाकर आप बैठ जाइए, खाली पूरे उत्तर प्रदेश के ट्यूबवेल कहाँ चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे हैं, कब से बंद है, क्या खराबी है, नहर कहाँ चल रही है, लिफ्ट कैनाल कहाँ चल रहा है, रियल टाइम कितना पानी जा रहा है, यू गेट द इन्फॉर्मेशन। तो बताइए, टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस, इससे तो अद्भुत, इससे इतना परिवर्तन आ जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं। और दूसरा, करप्शन भी इससे रुकेगा, करप्शन रुक भी रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का उदाहरण लीजिए, मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अपने मुख्य सचिव कार्यकाल में कंप्यूटराइज कराया था पूरी तरीके से। आज आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना हो, ड्राइविंग का टेस्ट देना हो, या कुछ भी करना हो, सब चीज़ कंप्यूटराइज, किसी की व्यक्ति का हस्तक्षेप कहीं नहीं है। पहले होता था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लोग कहते थे दलाल लोग रहते हैं, आप दलाल को पकड़िए तब काम होगा, अब उसकी जरूरत नहीं, यू जस्ट गो एंड आप करिए अपना सीधे ऑनलाइन करिए और आपका हो जाएगा सारा काम। तो ये ई गवर्नेंस से तो प्रशासन को बहुत सुधार आने की आवश्यकता है। वो आर्थिक सुधार और उत्तर प्रदेश के औद्योगिकरण के पक्ष में बड़ी मजबूती से काम करते रहे। आप कैसे परिभाषित करते हैं जो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया है या उत्तर प्रदेश के औद्योगिकरण की प्रक्रिया है, वो ठहर सी गई है या उस जो आपने कदम ताल किया था उसी पैरामीटर पे लगातार बढ़ रही? नहीं, ठहर नहीं गई है। देखिए, औद्योगिक नीति जो थी, जो हमारे टाइम पे बनी थी, मैं देखता हूँ अभी भी जो औद्योगिक नीति है, उसी औद्योगिक नीति में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन और चेंज होकर वो भी वही बेसिकली वही नीति अभी भी चली आ रही है। और वो नीति उस समय भी हमने बनाई थी, तो मुझे याद है कि पूरे देश में उसको माना गया था कि सबसे अच्छी नीति उत्तर प्रदेश की बनी हुई है। तो और वही सिंगल विंडो का भी जो कॉन्सेप्ट है, वो भी उसको और आगे भी लोग लगातार, अधिकारी लोग अभी भी उसको बढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपके जो क्लियरेंसेज हों और फास्ट हो जाएँ और जल्दी मिल जाए। वन सिंगल विंडो वास्तव में सिंगल विंडो की तरह वर्क करे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठहर गई है, लेकिन पॉइंट मेरा खाली इतना ही कहने का है कि अब इन्वेस्टमेंट मीट्स करके थोड़ा मुझे एक बात प्रश्न है मेरे दिमाग में, कि जो कहा जाता है कि 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आ गए, सब आ गए, ये तो एक MOU है केवल, ये डज नॉट मीन कि इतने ही आ गए। MOU करने में तो कोई कितने का भी MOU कर ले। और देखिए, जब लक्ष्य रखा जाता है, मैं तो चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ, अधिकारियों को हेड रहा हूँ, मैं अधिकारियों को जानता हूँ, जब आप अधिकारियों को ज़्यादा लक्ष्य रख के दे देंगे तो वो उस लक्ष्य की पूर्ति का जैसे भी हो कागज में करके दे देते हैं। तो आप कह देंगे इतने का MOU करा लो, उतने का करा जा रहा है, लेकिन वो वास्तव में वो MOU ऐसा है जो जमीन को उतार सकता है कि नहीं, वो अलग बात है। तो रिलायबिलिटी देखनी पड़ेगी कि जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल या MOU हो रहे हैं उसमें कितने ऐसे हैं जो वास्तव में जमीन को उतर सकते हैं।
और यार 100 करोड़ का एमओयू हो रहा है तो 100 करोड़ उतरेगा कि 25 करोड़ उतरेगा, कितना उतरेगा जमीन पर? देश के लिए आवश्यक है, इस तरफ बढ़ना आवश्यक है और सही औद्योगिकरण होना चाहिए, सही मायने में होना चाहिए। रीजनल डिस्पैरिटीज को उसमें दूर किया जाना चाहिए। हमको खाली नोएडा और गाजियाबाद में इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें पूरे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट चाहिए, विशेष तौर पर हमें बुंदेलखंड और पूर्वांचल में इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे सभी जो अभी वर्तमान हमारे अधिकारी हैं या जो भी लीडर्स हैं इस समय के, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। सर, $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात आपके ज़माने में हुई, उसके एक तरह से कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर रहे, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, $1 ट्रिलियन की बात हमारे टाइम पे नहीं हुई। अच्छा, $1 ट्रिलियन की बात तो ये वर्तमान सरकार ने ही इस लक्ष्य को सामने रखा है। तो और ये कहते हैं, जब उन्होंने देखा कि भारत सरकार ने कहा है कि हम $5 ट्रिलियन तक पहुँचेंगे 2028 तक, तो उन्होंने कह दिया हम $1 ट्रिलियन करेंगे, उसको भी करो। तो इसमें तो मेरे को केवल इतना ही कहना है कि $1 ट्रिलियन, एक तो ट्रिलियन और डॉलर हमें पता नहीं क्यों हमें उसमें जाना ही क्यों चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोग डॉलर और ट्रिलियन ये चीज़ें समझते भी नहीं है ना, तो उनको समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करिए तो आज उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है वो है करीब 20 लाख करोड़। एग्जैक्ट फिगर आगे पीछे हो सकती है, तकरीबन 20 लाख करोड़ हमारी स्टेट की जीडीपी है। $1 ट्रिलियन को अगर आप इसमें कन्वर्ट करिए तो मतलब होता है 80 लाख करोड़। तो 20 लाख करोड़ से 27-28 तक कहा जा रहा है कि 80 लाख करोड़ कर दी जाएगी जीडीपी। ये 4 गुना ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। अगर आप आंकड़े निकाल लीजिए या कोई भी, अगर इसका ग्रोथ रेट आप देखिए, इसको पूरा करने के लिए ग्रोथ रेट जो चाहिए वो कहीं करीब 33 से 36% का एनुअल ग्रोथ रेट चाहिए, जबकि ग्रोथ रेट अभी हो रहा है मुश्किल से 10-12% भी नहीं हो रहा। तो 33 से 36% कहाँ से हो जाएगा ग्रोथ रेट? जो समझ में हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऐसी अनहोनी चीज़ की इतना ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, वो नहीं होने वाला। तो मैं तो बल्कि समझता हूँ कि इस लक्ष्य को नहीं ज़्यादा उस पर चर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पूरा होने वाला है। ये तो मैं मानता हूँ कि लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, आदर्श ऊंचा रखना चाहिए, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो रीचेबल हो, पहुँचने लायक हो, तो मोटिवेशन सही होता है अधिकारियों का भी या टीम का। और अगर वो रीचेबल नहीं होगा तो लोग सोचते हैं अरे यार तो ऐसी कहने की बात, तो उसको लोग छोड़ देते हैं बात को, ना वो ध्यान नहीं देते। हम तो ये कहते हैं बल्कि आपको वो भी कि ये तो मुझे लगता है $1 ट्रिलियन का $0.5 ट्रिलियन भी नहीं पूरा हो पाएगा मेरी जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन क्षेत्रों में जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए। अगर इन कमियों पे मेहनत करके दूर किया जाएगा तो आगे चल के जरूर विकास की गति जो है प्रदेश की तेज होनी शुरू हो जाएगी। सर, कुछ पॉलिटिकल बात थी। एक पिछला विधानसभा का जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उस पर कहा जाता है कि पर्दे के पीछे वो डिज़ाइनर आप थे, बड़ी मेहनत मशक्कत करके आपने घोषणा पत्र तैयार किया। और जिस दिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, समाजवादी पार्टी के सदस्य अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल आप उनके बगल में बैठे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे आज भी याद है। इतना बड़ा सम्मान, और खासकर ये रणनीतिक सम्मान, एक जनरल सम्मान होता है, एक होता है कि पॉलिसी मेकिंग में जब आपने उसको डिज़ाइन किया। उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र को बहुत मन लगा के, बड़ी शिद्दत और साफगोई के साथ आपने पवित्र मन से तैयार किया, नतीजे आपके पक्ष में नहीं हुए। कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को? ये मैं आपको बताऊं कि हमने BA ऑनर्स जो किया था वो इकोनॉमिक्स में किया, अर्थशास्त्र, सन 71 से 74। ये जब मैं था सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ से मैंने किया। अच्छा, 71 से 74 में इकोनॉमिक्स जब मैंने पढ़ी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही सब चर्चाएं वो सब्जेक्ट वहाँ भी होते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, और सोशलिज्म और कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, ये सब उसकी चर्चा हुई। तो तब सोशलिज्म की तरफ जो हमारे जितने प्रोफेसर्स भी थे उस जमाने के और इकोनॉमिस्ट भी थे, सब बड़े बड़े विशेषज्ञ उस समय के 71 से 74 की बात कर रहा हूँ, सबका झुकाव एक दो को छोड़ के इसी तरफ था कि दिस इज हाउ द इकोनॉमी विल डेवलप, इस सबको साथ लेके। तो मैं भी उसकी तरफ, उसी मेरा जो अध्ययन रहा वो उधर ही चला, तो दिमाग में वही बात दिमाग में थी। और फिर IAS सेवा में आने पर ये देखा कि IAS सेवा में मेरा लक्ष्य ये था कि उनके लिए काम करो जो कि गरीब है, पिछड़ा है, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिसकी कोई आवाज़ कोई सुनता नहीं। तो अगर हम अधिकारी बने हैं तो हमको मतलब ये है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, समाज के अतिपाय। वो भी मैं समझता हूँ, मैंने समाजवाद को इस तरीके से समझा कि समाजवाद इज एन आइडियोलॉजी जो आप कहती है कि आप समाज के जो अंतिम पायदान पर बैठा है उस तक जाइए, उसकी समस्याओं को हल करिए, उसको आगे बढ़ाइए, सबको आगे बढ़ाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि
किसी को आगे ना बढ़ाइए, करिए, सबको आगे बढ़ाइए, लेकिन उस आगे बढ़ने में इनको ना भूल जाइए, इनको भी आगे, क्योंकि इनकी आवाज़ नहीं है। तो एज एन ऑफिसर, एज एन अधिकारी, एज ए थिंकर, एज एन इकोनॉमिस्ट, इनकी आवाज़ ज़रूर बनना आवश्यक है। तो इनकी आवाज़ अगर बनेंगे और उसको सामने लाएंगे तो उसको लेके पॉलिसियाँ बनेंगी, उसको लेके कार्रवाई होगी और लेके उत्थान पूरे समाज का होगा। तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक उत्थान होगा, राजनीतिक में एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण होगा। ये सब चीज़ें जब होनी शुरू हो जाएंगी तो समाज का विकास अपने आप होता चला जाएगा। उसमें कुछ कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि सरकार की तरफ से आप उनको कोई दवा पिलाएं विकास की, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही इतने सक्षम हो जाएंगे कि अपने विकास को अपने आप देखने लग जाएंगे। एक अवसर की समानता जो सबको हम क्रिएट कर देंगे समाज में, तो आप समझिए कि हमारे यहाँ इतना टैलेंट है, इतनी प्रतिभा है हमारे भारत देश में और हमारे यूथ में कि वो अपने आप विकास को लेकर आगे चलेगा। सर, अभी राज्यसभा के चुनाव भी है। राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के आप उम्मीदवार हैं, चुनाव आप लूज कर गए। इस जो चुनावी उठापटक को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उस समय डेवलपमेंट हुआ, उसको राजनीतिक पंडितों ने अपने ढंग से परिभाषित किया। इस पूरे पॉलिटिकल अपडेट को आप कैसे महसूस करते हैं? देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी तो हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत कुछ पॉलिटिक्स में क्या होता है मैं सत्यता से कह सकता हूँ कोई जानकारी नहीं है। मैं सौभाग्य था कि मुझे माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना सम्मान दिया, उन्होंने मुझे नामित किया राज्यसभा के लिए, और समाजवादी पार्टी के लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया, और विशेष तौर पर अखिलेश यादव जी को, क्योंकि उन्हीं का निर्णय था जो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। अब रही बात चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव में हार जीत भी लगी रहती है, हार गए चुनाव, तो उसको मुझे कुछ नहीं कहना है उसके बारे में। खाली यही कहना है कि ये मैंने देखा कि अब चुनाव जब होता है, चाहे राज्यसभा का भी हो, अब लोकसभा का तो भाई, राज्यसभा भी, कई ऐसी चीज़ें पहलू सामने आ जाते हैं जो पहले आदमी सोचता भी नहीं है कि ऐसा चीज़ हो सकती है या क्या हो सकता है। अब जैसे क्रॉस वोटिंग की बात थी, इसका पहले कोई अंदेशा नहीं था, ना ऐसी महसूस करने की बात थी कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जो ऐसा होता गया, सिचुएशन बनती चली गई, तो भाई क्रॉस वोटिंग भी हो गई, और क्रॉस वोटिंग की वजह से मैं सफल नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, वो तो एक परिणाम की बात है, बात सामने आई। और अब जैसे चाहे पॉलिटिक्स में है तो ये चीज़ें मैंने देखा, यही नहीं और भी जगह प्रदेशों में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है, और भी जगह परिणाम इधर से उधर हो गए हैं। तो ये आई थिंक दिस इज ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो क्योंकि पॉलिटिक्स में नया हूँ, मेरे को भी उसकी इतनी जानकारी या अनुभव नहीं है, लेकिन शायद जो लोग पॉलिटिक्स में रमे हुए हैं वो इन सब चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। सर, आपका जो कैरियर रहा, जब तक आप जॉब में रहे, चीफ सेक्रेटरी तक की जो आपकी मूवमेंट हुई, उसके बाद पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो गई, सोशल मूवमेंट आपकी शुरू हो गई। आपके जीवन में सुरभि रंजन जी, आपको यश भारती अवार्ड जरूर उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, लेकिन मैडम को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पूरी जीवन की जो यात्रा है, इस जीवन में उनके सहयोग को, उनके योगदान को कैसे परिभाषित करते हैं? जो एक फुल पर्सनालिटी है आलोक रंजन साहब की, जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व के निर्माण में सुरभि रंजन जी की क्या भूमिका? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सुरभि रंजन जी एक शिक्षित महिला हैं, और उन्होंने संगीत में, वोकल म्यूज़िक में, हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया है, और वहाँ की वो टॉपर रही है, टॉप स्टूडेंट रही है। और यही नहीं, उन्होंने फिराक संगीत समिति से भी जो उनकी उच्चतम जो उनकी वो होती है शिक्षा, वो प्राप्त करके वहाँ भी टॉप किया है। तो उनको संगीत में काफ़ी क्लासिकल म्यूज़िक में पूरी जानकारी है, और वो सब होते हुए उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, गाती बहुत अच्छा है हर तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने उनकी ये देखी, क्योंकि मैं IAS सेवा में था, उन्होंने कभी मेरे IAS सेवा में रहने का फ़ायदा नहीं उठाया कि भाई तभी लोग दौड़ते थे मेरे पास कि सर उस महोत्सव में, उस कार्यक्रम में आपकी पत्नी को हम प्रोग्राम दे देंगे, कर देंगे। तो मैं नहीं, इससे लगेगा कि हम इनको फ़ायदा देना चाहते हैं, और उन्होंने भी कहा नहीं, उन्होंने कहा हम पब्लिक के उसके लिए हम नहीं गाना चाहते, खाली चैरिटी के लिए हमने गाया हमेशा। तो जो गाया तो वो चैरिटी के लिए, कहीं गरीबों के लिए, कहीं ऑर्फनेजेस के लिए, कहीं ओल्ड एज होम्स के लिए, इस तरीके से उसको गाया, अपने गायन को इस्तेमाल किया, और अपने सुख के लिए, अपने अंतरात्मा के सुख के लिए उन्होंने अपने गायन को प्रयोग किया। तो एक तो उनकी रही, और कल्चरल उनकी है एक भूमिका रही, और हमारे IAS में हमेशा जो कार्यक्रम होते थे उसमें गाना गाया, और बहुत लोगों के गाने पसंद हमेशा करते रहे। पर गाने के साथ साथ उनको बहुत अच्छी सोच भी है, इंटेलिजेंट है, सोच है उनकी बहुत। और मैंने प्रशासन के उसमें ये पाया कि पब्लिक क्या सोच रही है, ये मुझे उनके उससे पता चलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे तो मैं एक्सेसिबल हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ, फिर भी हर बात उस तक नहीं पहुँचती। लेकिन पब्लिक क्या किसी निर्णय के बारे में सोच रही है, इसको वो ज़रूर मेरे सामने रख सकती थी, और रखती थी कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं है, ऐसी सही है, ये पार्टी सोशल। तो वो सोशल ऑडिट बिल्कुल मेरे सामने जो है आ जाता था, और उससे मेरे को वो बेहतर प्रशासन करने में बहुत अच्छी भूमिका निभा है। उदाहरण के लिए
मैंने आगरा में जब मैं जिलाधिकारी था, एक मैं ताज महोत्सव को उतार दिया, पूरा ताज महोत्सव उन्होंने ही कराया, चेयरमैन जो उस कमेटी के बनाया वो वही थी कमेटी की चेयरमैन, और पूरा उन्होंने, चाहे डिजाइनिंग करना हो, चाहे शिल्प मेला हो, चाहे संगीतकारों को और गायकों को बुलाना हो, उनके प्रोग्राम्स कराने हो, पूरा सब उन्होंने कराया था। हमको प्रशासन में बिजी थे, हम इतना टाइम इसमें थोड़ी दे सकते थे। हमने तो भाई ठीक है, उनके साथ एक पूरे वहाँ के लोगों की एक टीम बना दी, उन्होंने उस टीम को लेके पूरा उन्होंने कराया, इस वजह ताज महोत्सव इतनी सफल चीज बन पाई। दूसरा, मैंने वहाँ साक्षरता कार्यक्रम कराया और 5.5 लाख लोगों को उन्होंने आगरा में 1 साल के अंदर साक्षर कराया, 15 से 45 वर्ष की। वो एक टोटल लिटरेसी कैंपेन चलाई थी हमने, जिसमें अगेन बजट हमको बहुत कम मिला था। भारत सरकार TLC कार्यक्रम में कुछ बजट देती थी, बहुत कम मिला था। बाकी सब हमने वॉलंटियर मूवमेंट चलाया था, न लड़के लड़कियों को जो इंटरमीडिएट पास थे उनको लेके वॉलंटियर्स ने यूज करके चलाया। तो उसमें हमने पाया कि सबसे बड़ी कठिनाई ये आ रही थी कि हम जैसे अधिकारी या हम लोग जब जाते थे गाँव में और साक्षरता की बात करते थे तो पुरुष लोग तो आ जाते थे सामने, महिलाएं नहीं आती, महिलाएं संकोच करती थी, हम लोग के सामने भी नहीं आती थी और इन कार्यक्रम में ज्वाइन करने में थोड़ी हिचकती थी। हालांकि उसके लिए फिर हमने महिला वॉलंटियर्स को, लड़कियों को टीचर के रूप में लगाया, लेकिन फिर भी वो लोग कि हमको क्या फ़ायदा, हमको इससे क्या फ़ायदा जो पढ़ लिख लेंगे, ये सब। तो फिर हमारी वाइफ ने फिर इसको टेकअप किया और उन्होंने अपनी महिलाओं की एक टोली टीम लेके गाँव वो भी गई और गाँव जाके महिलाओं से बात कर उनको ये समझाया और बहुत अच्छी भाषा में समझाया कि देखो, अगर तुम पढ़ लिख लोगी तो तुम्हारा बेटा कहीं काम करने जाएगा या बेटी ससुराल जाएगी, वहाँ उसको कोई भी दुख दर्द होगा तो तुमको पत्र लिख सकेगी और पत्र लिख के तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम उस पत्र का जवाब दे दोगी तो वो उसको पढ़ सकेगी या पढ़ सकेगा कितना। तो उनको हाँ कह, ये तो बात सही। तो ऐसे करके महिलाओं को प्रोत्साहित करके तो पूरे महिलाओं को जो साक्षरता कार्यक्रम में जोड़ा गया, उसमें उनकी पूरा जो योगदान था, जिसकी वजह से हम इतने सफल रहे कि 1 साल में उन 5.5 लाख लोगों को हमने साक्षर वह कर दिया। इसके साथ साथ मैंने देखा कि सामाजिक क्षेत्र में जैसे हॉस्पिटल वेलफेयर सोसाइटीज़, तो मैं जिलों में जहाँ रहा उन्होंने हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करना, स्कूलों में जाना, वहाँ बच्चों की वो जहाँ सरकारी स्कूल में क्या आवश्यकताएं हैं वो हमको बताना कि कई जगह कि भाई स्कूल आपको वहाँ पे ये हाल है, इंटर कॉलेज में इसको आप सुधार कराइए, वहाँ पे वो ये हाल है, हॉस्पिटल में ये दिक्कत आ रही है, दवाओं की ये दिक्कत आ रही है मरीजों को। तो वो एक तरीके से पब्लिक का मुझे डायरेक्ट फीडबैक जो है मुझे मिलता जाता था, जिसमें मैं अपने स्तर से काम करता जाता था। और यही नहीं, मैं तो कहूँगा, मैं शेयर कर सकता हूँ इस बात को कि मुझे अभी तक याद है कि जब 6 दिसंबर 92 की बात बता रहा हूँ आपको, जब वो ढांचा जिसको मस्जिद कहते हैं उसको ढाया गया, मैं आगरा में डीएम था और उसमें बड़ा तनाव उत्पन्न हो गया। और आगरा में 2 साल पहले बड़े भीषण राइट हुए उसमें, तो एक डर था कि कहीं यहाँ दंगे फसाद न हो जाए। हम लोग पूरा घूमे, हाँ मैं 1-2 जगह तक घूमे, हम और SSP सब पूरे जगह पेट्रोलिंग करी, सब किया। उसके बाद ये निर्णय लिया कि अभी तो हमने सब नेताओं से बात कर ली है, सब दोनों हुए, लेकिन मैं घर आके मैंने बताया तो हमारी पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं समझती हूँ कि आपका निर्णय गलत था, आपने नेताओं से बात कर ली, सब कर ली, लेकिन आप हर एक के आदमी तक तो नहीं पहुँच सकते हैं। मैंने करीब 5 किताबें मेरी आ भी गई हैं, वो सब पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र की हैं, एक अलग पड़ा की बिंदु है, तो ये किताबें मेरी रिलीज भी हुई हैं। और साथ ही साथ मैंने लीडरशिप पे जो आपने पॉइंट उठाया और पब्लिक पॉलिसी पे सब पे मैंने बोला है। IIM लखनऊ में तमाम मैंने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जाके सिर्फ विभिन्न सेवा के सर्विसों के लोग जब आए उनको एड्रेस किया, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को एड्रेस किया, तमाम उनके बीच में बात करी। जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाके मैं निरंतर MBA स्टूडेंट्स के बीच में भी पढ़ाता रहता हूँ, सब करते रहता हूँ। तो मेरा एक शौक है पढ़ाने का और लोगों को अपनी जो मैंने सीखा है 38 साल में वो बांटने का। तो लीडरशिप इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ बात करी वो सही बात है। लीडरशिप इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क है, क्योंकि माहौल फ़र्क है और जो आप कर रहे हैं उसका स्कोप भी फ़र्क है। प्राइवेट सेक्टर में आप रेवेन्यू बढ़ा लीजिए, प्रॉफिट बढ़ा लीजिए, इसी तक सीमित रहते हैं और आप अच्छे से अच्छा काम करिए, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाइए, शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ाइए और रेवेन्यू बढ़ाइए, टारगेट्स मीट करिए। यहाँ ये नहीं है, यहाँ आपको समाज से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करना है। और जैसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई, जैसे वो कॉर्पोरेशन है, प्लस इवन व्हेन यू वर्किंग इन गवर्नमेंट, जैसे DM हो या सेक्रेटेरिएट में हो, कहीं हो, तो आपको जैसे आप शिक्षा विभाग में है तो आपको शिक्षा में नेतृत्व देना है, कैसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। तो यहाँ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ही अलग हो जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी क्वान्टिफाइबल नहीं है। जैसे आप प्रॉफिट का तो आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट 100 करोड़ से बढ़ा के 150 करोड़ कर दोगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा का गुणवत्ता का स्तर आज किस लेवल से बढ़ा के कहाँ कर दो, बड़ा मुश्किल है क्या। लेकिन फिर भी वो आपको उस पर काम करना है, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स बनाने हैं और कैसे उसको एसेस किया जाए ये भी करना है और एसेस करके बढ़ाए। तो और
सबसे बड़ी बात है कि हाँ कुछ भी काम करते हैं उसका रिएक्शन पूरे समाज से आता है। आपने कोई पॉलिसी निर्णय लिया और समाज को पसंद नहीं आया, तुरंत उसका रिएक्शन आएगा, तुरंत फीडबैक और रिएक्शन आएगा कि नहीं भाई ये तो नीति नहीं चली, ये फेल हो गई, या ये योजना आपने लागू की थी इसका परिणाम नहीं मिला। तो ये बड़ा चैलेंज है। तो जहाँ तक रही कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन का सवाल, वहाँ भी यही बात रहती है कि हालांकि मैं कहता हूँ कभी कभी बड़ा अनफेयर क्रिटिसिज्म लोग करते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का। वो कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उसमें ज़्यादा लोग प्रतिभाशाली होते हैं। ऐसा नहीं है। पब्लिक सेक्टर में भी एक से एक मैंने काम करके देखा है, बड़े बड़े प्रतिभाशाली मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव होते हैं। केवल प्रक्रिया की वजह से वो कभी कभी वो काम नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स और सिस्टम्स ऐसे हैं वो जो लागू हो जाते हैं, तो उसमें आपको निर्णय लेने की उतनी स्वतंत्रता नहीं रहती है जितनी आपको प्राइवेट सेक्टर में। और दूसरा, अच्छे काम का रिवॉर्ड पनिशमेंट वाला सिस्टम नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में तो आपने जैसे अगर 50% से आपने मान लीजिए प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो वो आपको रिकग्नाइज करेगा, आपको हो सकता है 3 साल के बजाय 1.5 साल का प्रमोशन दे दे, बेटर सैलरी दे दे, फिक्सेशन दे दे, कर दे। बट दिस कैन नॉट हैपन इन गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर में काम करे नहीं होगा। वो आपका जब सीनियोरिटी से नंबर आएगा वो तभी आप कंसिडर होंगे। तो वो प्रोत्साहन काम करने का जो कुछ है वो आपके अंदर से आएगा। आपने अच्छे से अच्छा भी काम कर दिया तो उसका इमीडिएट कोई रिकग्निशन मिल जाए कि वो मिल जाए, ऐसा वो उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रक्रिया में ही वो नहीं है। तो दूसरा, जैसे बाहर से आप अच्छे किसी को आकर्षित करना भी चाहें और अच्छे से अच्छा व्यक्ति आना भी चाह रहा हो, लेकिन जो वो सैलरी मांगेगा वो सैलरी आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे था, वो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कहेगा ना हमने तो जो स्केल्स अप्रूव किए हैं यही स्केल्स रहेंगे। तो उसी स्केल में जब रहेगा तो वो तो उसको आकर्षित ही नहीं करेगा, वो नहीं आएगा। तो नहीं आए। तो ये सब समस्या है सर। मैनेजमेंट ऑफ चेंज ऑफ ग्रीवेंसेस, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार में एज ए चीफ सेक्रेटरी आपने ग्रीवेंसेस पे काफ़ी काम किया। देखिए मेरा तो ये था सबसे बड़ी काम मैं समझता हूँ प्रशासन में एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। पब्लिक को चला दिया किसी के ऊपर तो अपना दंगा शुरू हो जाता है। तो इस समय तो आपको कर्फ्यू शुरू में लगा ही देना चाहिए क्या था, क्योंकि वो ऐसी चीज़ हुई है कि कई लोग भावनात्मक रूप से इसमें रिएक्ट कर सकते हैं, और अगर रिएक्ट करेंगे तो फिर दंगा सामने आ जाएगा, तो फिर बिल्कुल दूसरी तरफ बात पहुँच जाएगी। तो इसको कंट्रोल, तो मुझे अभी याद है 2 बजे रात में जब मैं घर आया था, खाना खा रहा था, उन्होंने बात कही और मैंने उसी समय अपने SSP को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई यार वो लगा दो। उन्होंने कहा सर अभी तो बात हुई नहीं लगा। मैंने कहा नहीं लगा दो, मेरा निर्णय हो गया। मैंने कहा अभी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तो वही ऑटो रिक्शा में हम लोगों ने लाउड स्पीकर लगा के उसी समय चलाया पूरे नॉर्थ थाना क्षेत्र में और कर्फ्यू में लगाया। उसका नतीजा ये रहा कि आगरा में कोई घटना नहीं घटी, कोई कानूनी घटना नहीं हो पाई। हम लोगों ने उसको कंट्रोल कर लिया, जबकि अगल बगल के सभी जनपदों में घटी। ये थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। ये थे उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट आर्किटेक्चर, डेवलपमेंटल थिंक टैंक आलोक रंजन साहब, जिन्होंने एक शुरुआती जीवन से लेकर के और सामाजिक और राजनीतिक जीवन तक जो भी ऊंचाइयां चढ़ी, समाज को विश्वास में लेकर और समाज में विश्वास लेने की धारणा के साथ लगातार काम किया। एक शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा। खामोशी में सदा दे रहा कौन है, खामोशी में सदा दे रहा कौन है, नींद के इस शहर में जगह कौन है। खामोशी में सदा दे रहा कौन है, नींद के इस शहर में जगह कौन है। रोशनी खुद से लो और आगे बढ़ो, रोशनी खुद से लो और आगे बढ़ो। अब तुम्हारा यहाँ रहनुमा कौन है, अब तुम्हारा यहाँ रहनुमा कौन है। कॉफ़ी विथ ओपी को सब्सक्राइब करिए, हमको सहयोग करिए, समर्थन करिए। नमस्कार।